की बड़ी खबर कि पाकिस्तान का पार्लियामानी वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर की सरबराही में आज काबुल के दौरे पे था, जहां काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले के बाद जहाज वापस आ गया और ये दौरा मनसूख हुआ। आसान के इलाकों से निकले और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। रेगुलर हमले जारी हैं जिसके साथ वो कहते हैं हमें पता है अशरफ गनी की इंटेलिजेंस की लेवल क्या है, इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकन ये चाहते हैं कि वो अभी कुछ देर वहां रहें। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सेकुलर तबका खासतौर पर कुछ सपोर्ट कर रहा है। मसला सिर्फ ये है कि आपको एक खुला खुला स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अमेरिका के कहने पे कहेंगे तालिबान आज से हमारे दुश्मन हो गए और आप पूरी इंटेलिजेंस दे दो पूरे पाकिस्तान से। ये 100% ये बात टीटीपी के ऊपर नाफिज होती है। सबको मालूम है कि ये खवारिज अजीत कुमार डोवल नाम ले चुका है कि हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। खवारिज के सारे कॉन्टैक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो। नमस्कार दोस्तों, मतलब कोई लॉजिकल बात हो तो समझ में भी आए। पाकिस्तान का कहना यह है कि अफगानिस्तान जो पाकिस्तान पर हमला करता है वो गज़वा हिंद के तहत करता है। अब गज़वा हिंद में उनको तो सिर्फ भारत को ही फतेह करना था, पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनको ऐसा लगता है, मतलब अफगानिस्तान को लगता है, तालिबानों को लगता है कि भाई गज़वा हिंद के अंदर आज का जो पाकिस्तान है वो सिंध का एरिया हुआ करता था और इसीलिए उसको सबसे पहले नेस्तो नाबूद किया जाएगा और उसके बाद फिर इंडिया की तरफ बढ़ा जाएगा। मतलब एक लॉजिक का भी लॉजिक होता है भाई। अगर आप कोई लॉजिकल बात कर रहे हो, कोई रीज़न होता है उसका, मतलब कुछ भी बात करेंगे। गज़वा हिंद पता नहीं पाकिस्तानियों को कब ये शांति होगी और कब ये लगेगा कि भाई छोड़ो गज़वा हिंद, कुछ प्रोग्रेस कर लो भाई। आने वाले बच्चों, मैंने एक देखा है कि तकरीबन 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन में 8 करोड़ अनपढ़ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। कई बार हमें लगता है कि भाई इतने सारे आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं, मतलब उनको डर नहीं लगता, कश्मीर के अंदर घुस जाते हैं। भाई ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ लोग हैं, इसीलिए उनको मतलब कि ब्रेन वॉश आसानी से किया जाता है और ये बात मानने में उनको मजबूर कर दिया, या फिर कहे कि इजीली वो मान जाते हैं कि दुनिया यहाँ पर नहीं है, ऊपर जाने के बाद है 72 हूरे और सब कुछ। वो बेचारा 72 हूरों के चक्कर में पहुंच जाता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और यह साहब असद कैसर साहब की सरबराही में वफद ने जाना था, जहाज लैंड किया, इस दौरान हमला हुआ, फिर जहाज उठाया गया, वापस 1.5 घंटा चक्कर काट कर वापस आया और उसको उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। बहरहाल अफगान हुकाम ये कहते हैं कि जी वफ्द की सिक्योरिटी हमें जो है ना दौरे से ज़्यादा अजीज़ है। बहरहाल इतना हाई प्रोफाइल वफ्द का दौरा काबुल और इस दौरान ऐसे वाक़यात का होना, इसके पसे पर्दा कौन सी कुव्वतें हैं जो इस दौरे को नाकाम करना चाहती थी, और काबुल जैसे जो जिसका कंट्रोल ही सारा अमेरिकन के पास और बाकी हैं, ऐसे वाक़यात क्या जाहिर करता है? देखें, 20 मार्च से लेके अब तक तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जी, उसके ट्वीट्स जो हैं आ रहे हैं, उनको आप मुताला करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर अमेरिका एक नई जंग शुरू करना चाह रहा है। रेगुलर हमले जारी हैं जिसके साथ वो कहते हैं हमें पता है अशरफ गनी की इंटेलिजेंस की लेवल क्या है, इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकन ये चाहते हैं कि वो अभी कुछ देर वहां रहें। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सेकुलर तबका खासतौर पर कुछ सपोर्ट कर रहा है। ये बात तो बहुत बाद में समझ में आई कि ये पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये खवारिज, ये जहन्नुम के कुत्ते, ये अफगानिस्तान में बैठकर मुशरिकों के साथ मिलकर, मुशरिकों के हुक्म पर, मुशरिकों के पैसे और ताईद और इमदाद से पाकिस्तानी आर्मी पर, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी रियासत पर हमले कर रहे थे। आसान के इलाकों से निकले और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और यह तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हमने कहा कि इस फितने के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने हमें यह बात बहुत पहले बता दी थी कि ये वो आयतें, वो अहादीस जो कुफार के लिए नाजिल हुई हैं, उनको मुसलमानों के ऊपर नाफिज करके मुसलमानों को कत्ल करेंगे। और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं।
अब जो इस वक्त नई भर्ती हो रही है टीटीपी के अंदर, एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, वो ये है कि जी गजवा हिंद की तैयारी करें। और गजवा हिंद की तैयारी जाहिर है हर मुसलमान जानता है कि सईदी रसूलुल्लाह ने बड़ी बिशारत दी है गजवा हिंद के लिए। तो जब गजवा हिंद की तैयारी करने का कहा तो सारे मुसलमान तैयार हो जाते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि असल में चूंकि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पहला हमला हमने पाकिस्तान पर करना, और एक दफा जब पाकिस्तान की रियासत तबाह हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम हिंद बजा के भारतीय मुशरिकों से लड़ते हैं या नहीं। और जाहिर है वो वक्त कभी भी नहीं आएगा अगर ये नाउजुबिल्लाह ये खवारिज अपने मकसद में कामयाब हो गए। यही बात सईदी ने फरमाई थी कि ये मुशरिकों से मदद लेंगे मुसलमानों के खिलाफ। ये 100% ये बात टीटीपी के ऊपर नाफिज होती है। सबको मालूम है कि ये खवारिज, अजीत कुमार डोवल नाम ले चुका है कि हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। खवारिज के सारे कॉन्टैक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो चुके हैं। तो जो चीज़ अब समझने की है पाकिस्तानी रियासत के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, ISPR के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए, ISI के लिए, कि होता क्या है कि जब आप दीन को, क्योंकि ये मजहबी दहशतगर्दी है, इसको आप लिबरल सेकुलर आइडियोलॉजी या नेशनलिज्म से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जब हिंदुत्व आइडियल 2007 आपको याद है, वो तकरीबन अगेन 13-14 साल हो गए, बच्चे भूल जाते हैं, नौजवान तो खैर हैं ही लेकिन बड़े भी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की पूरी रियासत पे इस तरह हमले हो रहे थे कि GHQ के बाहर लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक शहीद हुए, हमारे स्कूलों में, दफ्तरों में, ISI के हेडक्वार्टर्स पे GHQ पे हमले हो रहे थे। ये वो वक्त था कि जब हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपने उरूज पर थी, हिंदुत्व उठ रहा था, मोदी और उसकी आइडियोलॉजी है भारत पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी, और खवारिज की आइडियोलॉजी पूरी तरह उरूज पर थी। पाकिस्तान आर्मी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। पाकिस्तान की रियासत अगर गजवा हिंद को ऑन नहीं करेगी, अगर पाकिस्तान आर्मी गजवा हिंद को अपना एक डॉक्ट्रिन और आइडियोलॉजी नहीं बनाएगी, तो फिर खवारिज इसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, और वही अब कर रहे हैं। जो नए रिक्रूट्स हैं इस वक्त, तमाम एक नई कैंपेन लॉन्च हुई है, क्योंकि भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त जुनून की हद पर पहुंची हुई हैं। भारत ने जल्द या बदेर पाकिस्तान पर एक बहुत भारी जंग मुसल्लत करनी है। उससे पहले हमारी सफों में वो तमाम दहशतगर्द ग्रोहों को दोबारा से मुनज़्ज़म कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कमांड के तहत लेकर आ रहे हैं, ताकि जिस तरह मुक्तिबानी मशरकी पाकिस्तान में एक थी, यहां पर ये 5-7 दहशतगर्द जमातें होंगी। सिंध लिबरेशन आर्मी, MQM, बलूच लिबरेशन आर्मी, PTM, ANP के एलिमेंट्स होंगे, उसमें TTP के एलिमेंट्स होंगे, खवारिज होंगे, ISIS का मुख्तलिफ नाम, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10-15 दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान की रियासत पर अंदर से हमला करेंगे। मगर इसमें जो सबसे पावरफुल आइडियोलॉजी है वो TTP के पास है। क्यों? क्योंकि वो दीन का नाम है। नारे लगाने शुरू कर दे। पाकिस्तान का हाल ये हुआ है। अदर हैंड अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग, व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है, और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। आप देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और अमूमन ये $1 बिलियन की होती है, लेकिन इससे ज्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि ये $1 बिलियन के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट सोवियत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो USA में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि CPEC जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद
कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके, इकोसिस्टम नहीं है। आपको तो मैं ये समझती हूँ इमरान खान को एक आने का एक टके का तोहफा उसमें से नहीं लेना चाहिए था, बल्कि वो देते और आगे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह। देखिए आप पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आज़म है। उसके बारे में ये है कि उसके जितने ख़ानदान के लोग हैं पूरे मुल्क में, वो सब एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं। उनके पास ना अपनी गाड़ियां हैं ना कुछ और है। उसने कभी आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया। ये सवाल उठ रहा है और सब इसको देख के कह रहे हैं कि खान साहब ये देखिए, वरना कोई तोहफे लेना कोई बड़ी बात नहीं, खान साहब ले लेते इमरान खान। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सर हिंदुस्तान में कहावत है कि ना डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। जो बच्चों को खाती है ना डायन, तो डायन भी जो होती है, चुड़ैल भी होती है ना, वो 3 घर छोड़ के करती है, हर घर पे हमला नहीं करती। इन्होंने वो डायन वाला कैरेक्टर भी नहीं दिखाया कि जो 3 घर छोड़ती है। इन्होंने मदीना को नहीं छोड़ा सर, ये मक्का में होते, मक्का में करते सर, ये मक्का के अंदर करते ये, क्योंकि इनको अपनी सियासत, द लस्ट फॉर पावर, एक भूख, एक सोच कि किसी भी सूरत, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं बार बार होगा ये। शेख रशीद का बयान है कि बार बार होगा ये होगा। सो देर इज नॉट एन आउंस ऑफ रिग्रेट कि यार चलो ठीक है, हम जो भी सियासत कर रहे हैं जरूर, अगर चोर के नारे लगाने हैं, पाकिस्तान का आईन आपको इजाजत देता है पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखने का, वो हम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला ना सर, चुड़ैल और डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। इन्होंने एक भी घर नहीं छोड़ा सर। जहां पे जो मिले, रेस्टोरेंट में मिले, उसकी बेइज्जती करो, अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ कोई जा रहा है वहां पे इसको पकड़ लो। इन्होंने सियासत को घसीट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको गटर में ले आई है। अब जो पाकिस्तान में हो रहा है सर, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ताहिर साहब, अब दूसरी पार्टी ने भी शुरू कर दिया सर, और रिएक्शन होगा। और ऐसी बात नहीं है, राणा सनाउल्लाह इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट मैंने 30 साल पंजाब में सियासत करी और जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे कारकुन हैं, मैंने उनको रोक के रखा हुआ है। ये जो पूरा गेम है सर, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम मोदी जी एंगल, ठीक है, लोग चाइना को वार्न कर चुके हैं कि यू आर सपोर्टिंग रशिया, डोंट सपोर्ट रशिया, ठीक है, आपको पता ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरा का पूरा सर ये मैन्युफैक्चरिंग का मामला है चाइना के अंदर, पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का मामला है चाइना के अंदर, एक जो पूरी सप्लाई चेन है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है, मुझे लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद 10 अरब यूरोस की अनाउंसमेंट चांसलर शोल्स ने कर दी, उसी में कर दी ना, उसी मीटिंग में कर दी। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज हम लोगों ने भी कवर करी थी और रिपब्लिक में भी आई थी, कितना ये हो गया, ये सब तो इमीडिएटली हो गया था। सो इसका मतलब है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं जो चाइना में बनती है वो इंडिया में भी बनती हैं सर। मर्सिडीज का इंडिया में प्लांट है, ऑडी का इंडिया में प्लांट है, बीएमडब्ल्यू का इंडिया में प्लांट है, लेकिन और भी जो इनके हैवी मशीनरी है जर्मनी की, जो इस वक्त चाइना में बनती है, कहीं ना कहीं सर ये इंडिया शिफ्टिंग की बात है। ये मामला सप्लाई चेन का है, ये मेरा विश्वास है। सबसे बड़ी स्टोरी है सर सप्लाई चेन की। आई थिंक दिस विजिट वाज स्पेसिफिकली टू मूव मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ये कर देंगे इफ एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन डू इट, पास्ट एंड फ्यूचर, इट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु कैन डू इट। लास्ट ईयर जब तालिबान ने कामयाब हुए अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक परसेप्शन थी कि वेस्ट के बॉर्डर से हमें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, मगर हालात कोई वहां से स्टेबल नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने 2 चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकालें जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना, बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में, और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। जाहिर है।
नमस्कार दोस्तों, अब ये बात मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच हो सकती है कि टीटीपी हो, बलूचिस्तान हो, या फिर आप कह सकते हो कि टीएलपी हो। टीएलपी मतलब वो लब्बैक वाली पार्टी, ठीक है, जो एकदम एक्सट्रीमली रिलीजियस है। मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि भाई अगर कुछ हुआ तो उसको मार दिया जाएगा अगर उसने रिलीजन के बारे में कुछ, वैसी पार्टी है। अब यहाँ पर बात ये हो रही कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे टीएलपी हो, चाहे टीटीपी हो, सारे के सारे जो है वो इंडिया से फंडेड है। ये हो भी सकता है और मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि देखिए इंडिया ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करके स्पाइस जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो आतंकवादी नहीं भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादी अवेलेबल है जो भाड़े पर मिलते हैं, और आप जो कहोगे वो यहाँ पर हो सकता है। अब वो कई सारे यहाँ पर अननोन गनमैन है। वो अननोन गनमैन क्या है, कौन है? यही तो है कि उनको पैसे दो। अगर आप पाकिस्तानी 1 लाख रुपए देंगे, अब पाकिस्तानी 1 लाख रुपए मतलब इंडियन रुपीज में 33,000 ही हुए। अब इतने पैसे से वहां पर किसी को मार देते हैं। अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक बंदे को यहाँ से ट्रेन करके सब कुछ सिखाकर वहां पर भेजेंगे तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हुकूमत ये कह देती है टीएलपी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो उसके सामने देना ताकि उनको गंदा किया जाए। ये जब भी किसी को गंदा करना होता है इंडिया पे डाल देते हैं। इंडिया पे जरूर डाले, इंडिया पाकिस्तान में गंद कर रहा है, जारी बात है, आपका एनिमी कंट्री है, हमारा सबका एक उसने अपना स्टेटस बरकरार रखा हुआ है। अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने 2 चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकालें जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना, बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज अ मिनी मार्शल लॉ ओरिजिनली। रेंजर का आना मतलब यही होता है कि वी कैन नॉट मैनेज इट, आर्मी शुड मैनेज इट। तो इन हालात पे आना मेरा मकसद है। और अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी को जॉब से नहीं निकाला गया, किसी ने रिजाइन नहीं दिया। मैं वही कह रहा था कि आपके लिए अफगानिस्तान और इंडिया नहीं, आपके लिए तो टीएलपी बहुत हो चुकी। मैं हैरान हूं इस बात पे। आप बाहर की फॉरेन फंडिंग चाहते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। चोई साहब, आप इस्लामाबाद एक लॉकडाउन में बैठे हैं, आप यरगमाल बन चुके हैं। मेरे कई दोस्त हैं बेचारे अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था, बिजनेस के लिए जाना था, कई लोग शादियों के लिए जा रहे थे, वो अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है। कोई पता नहीं जाना है तो वापस किस तरह आना है, एयरपोर्ट पे हालात क्या होंगे, वहां शहर के अंदर क्या। आप अभी तक आज से अब से 2 घंटे पहले तक आपका इस्लामाबाद बिल्कुल लॉकडाउन पोजीशन में था कि लोग वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इन हालात में मेरा मकसद है आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है। और हम जैसे लोगों को यहाँ बैठ के दुख अफसोस होता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है, मदरलैंड है, क्या करें उसका। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में, और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। जाहिर है भाई, कोई तो समझो, गौर करो। और आपका क्या ख्याल है, दुश्मन मुल्कों की एजेंसियां जो आराम से बैठी हुई हैं, एक अरब मुल्क होने का तो शुबह का बहुत जिम्मेदार लोग इजहार कर रहे हैं कि वो शुबह उन्होंने ताउन। अच्छा, और जी वो तो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें तो ये कहती है नून लीग के वर्कर भी शामिल हैं। अब वो उनकी लीडरशिप की मर्जी से शामिल हुए या अपने तौर पर कि हुकूमत के खिलाफ एक चीज। क्या इसका मतलब ये है कि शरपसंद अनासर की जो हम बात करते हैं, शरपसंद अनासर तो शामिल होंगे ही, इसलिए कि शरपसंद अनासर को लूट मार का मौका मिले। बाकी तो हमारा हाल आप देख ही रहे हैं। वो कह रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा साहब कि कश्मीर से मशरूत है। मज़ाकरात तो आप कर ही रहे हैं। अच्छा, अनाउंस क्यों नहीं कर रहे फिर हारून साहब? बात है हिम्मत ही नहीं है, अखलाक़ी ज़रूरत ही नहीं है। मज़ाकरात करने में क्या है जी? कुरैशी साहब कहते हैं इसमें पर्दा, कि अगर मुज़ाकरात करेंगे तो अल्लाह ऐलान करेंगे, इसमें पर्दा कर रहे हैं ना जी। सारी दुनिया में खबरें छप रही हैं, दूसरे ममालिक के लोग उसकी तफसीलात बयान कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर करेंगे, भाई पता नहीं क्या है भाई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब आप कौम को एतमाद में लेते हैं, सवाए मलेशिया के और तुर्की के, कभी मुसलमान अवाम पे कहीं एतमाद नहीं किया गया। आपको बताइए, वो तो खैर पागल हो गया, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया और उसका रिएक्शन हो गया। सिचुएशन ऐसी हो गई, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया, बेशक। ठीक है जी, बेशक।
ये तो इस मुल्क का स्लोवाकिया और सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते जी। नक्शे शाया होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी, तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सके। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उसको पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने। हद होगी यार, इस मुल्क में कोई सेफ नहीं है, कोई इस मुल्क में सेफ है? कोई बंदा जो कि जिसके यहां पे चंद सितारे लगे हुए हैं या उसके पास किसी एजेंसी का बैज है, वो किसी को भी उठा लेगा? ये मुल्क है? इज इट अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक? आने में जो हिंदुस्तान का सफीर था वो जीएचक्यू आया और ऐसी बातें अगर रिकॉर्ड पर लिखते नहीं है या कागज पर लिख कर नहीं देते हैं, कहने लगा कि आप लोग कश्मीर में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, और वहां पर हमारी फौज को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप ये ना भूलें कि हमारी भी कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां पर तबाही बचा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आम बात होती जा रही है। अब शुरुआत हुई थी पीओके से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, क्योंकि जिस टाइप की सुविधा या फिर जिस टाइप की उनकी केयर होनी चाहिए थी, और वो सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आगे बढ़ रही है, वहाँ के लोगों को कितनी सुविधाएँ मिल रही है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी अब सोचेंगे, वहाँ के लोग भी सोचेंगे। और दूसरा, वहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो, अब पाकिस्तान की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ना वो सुन्नी है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा एरिया है, पाकिस्तान के बड़े कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इक्वली है शिया और सुन्नी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर सुन्नियों की ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़्यादा चलती है। तो शियाज वैसे भी यहाँ पर एक तो सुविधा नहीं मिल रही है, ऊपर से उनको पूछा भी नहीं जा रहा है, और ऊपर से यहाँ पर उनका परसिक्यूशन भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वो सोचेंगे कि भाई यहाँ पर रहकर फ़ायदा क्या है। कई सारे ऐसा एरिया है जैसे कि सिंध हो गया, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आम हो चुकी है वहाँ पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता ही, वो तो खैर पागल हो गया, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया और उसका रिएक्शन हो गया। सिचुएशन ऐसी हो गई, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया, बेशक, ठीक है जी, बेशक। ये तो इस मुल्क का मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया, कोई जरदारी साहब ने दिया इंडिया के खिलाफ बयान, कोई नवाज शरीफ साहब ने दिया, और हुकूमत ने भी सिर्फ बयान ही दिया। सियासत चमकाएंगे ना अपनी, जिस चीज से फायदा हो तो सियासत कैसे खराब होती है उनकी अगर वो इंडिया के खिलाफ बयान दें? कौम क्या चाहती है? बात यह है कि जो लोग इतने मसलियत पसंद हो गए कि अपने इंडिया नाराज ना हो, सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान है बुनियाद, अफगानिस्तान में अमन होता है अज फसाद आसिया, अज कुशाद आसिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस पूरे खित्ते में अमन होगा। रूसियों को ये फिक्रमंदी है, चीनियों को ये फिक्रमंदी है, वहां बेचैनी होगी तो पूरा वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये है कि इंडिया चूंकि उसका हलीफ बन चुका है, इंडिया अगरचे बड़ी मार्केट है, उनका लेन देन है। और कुछ तालिबान के कुछ इंडियन चैनल्स और कुछ वो ट्विटर अकाउंट्स जिनका ताल्लुक तालिबान के साथ कुछ हमदर्दियाँ हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अब तालिबान के जो दुश्मन है, एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि इन्होंने मायूस किया है, ये रीजन बताया जा रहा है। मतलब है कि ये अब स्पेकुलेशन हो रही है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमने तालिबान के लिए इतना कुछ किया, अब भी हम लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ कि दें इनको कुछ पैसे दें, इनके वापस करें, इनको रिकग्नाइज़ करें,
मगर ये हमारी ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। नक्शे शाये होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी, तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सकें। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उस पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये लॉजिकल है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और तालिबान बिल्कुल एक दिन ब दिन हॉस्टाइल फोर्स बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के हामी नहीं रहे, उनके अब एक ऐसी स्टेज आ रही है कि शायद प्रॉब्लम। हद होगी यार, इस मुल्क में कोई सेफ नहीं है, कोई इस मुल्क में सेफ है? कोई बंदा जो कि जिसके यहां पे चंद सितारे लगे हुए हैं या उसके पास किसी एजेंसी का बैज है, वो किसी को भी उठा लेगा, कहीं भी वीको डाला पार्क होगा उठा लिया जाएगा। ये मुल्क है? इज इट अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक? साहब जो हर दफा कहते हैं कि अब मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा, सर आप हर दफा बर्दाश्त करते हैं। जितनी बर्दाश्त आप में है ना माशरे के अंदर जुल्म सहने की, वो किसी में भी नहीं है। जितनी बर्दाश्त आप में है ना बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त, इतनी इमरान खान आप में, इतनी किसी में भी नहीं है। बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त जितनी उस्मान बुज़ार तुम में है, उतनी किसी में भी नहीं है यार। और जितनी पीपल्स पार्टी के अंदर बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त है, इनसे तो अल्लाह बचाए। ये लोग तो अजाब बन के मुसलत हुए हैं सिंध की कौम के लिए। सिंध के ऊपर अजाब है ये हुकूमत और ये लोग और ये वडेरे। फ्रीडम फाइटर के नाम से, मुहाजिर फ्रीडम फाइटर के नाम से एक तंजीम कराची के अंदर कार्रवाइयां कर रही है और प्रेस रिलीज बाकायदा तौर पर यह जारी की गई है। इसके खिलाफ हुकूमत की जानिब से कितनी जल्दी कोई एक्शन लिया जाएगा और कोई कार्रवाई इसके खिलाफ? में जो हिंदुस्तान का सफीर था वो GHQ आया और ऐसी बातें अगर रिकॉर्ड पर लिखते नहीं है या कागज पर लिख कर नहीं देते हैं, कहने लगा कि आप लोग कश्मीर में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, और वहाँ पर हमारी फौज को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप ये ना भूलें कि हमारी भी कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर तबाही बचा सकते हैं, बल्कि उस वक्त में मचा ही रहे थे। और उन्होंने कहा था इफ के इज फॉर कश्मीर तो के इज ऑल्सो फॉर कराची। तो फिर आपने अब बातें सुन ली जो हम हमेशा से कहते चले आए थे कि ये जो है MQM के दहशतगर्द हैं, ये लसानी जमातों के दहशतगर्द हैं, ये जो जमातें हैं मसले की बुनियाद पर, जो पाकिस्तान में लड़ाइयाँ मसले की बुनियाद पे होती रही हैं, आपको पता है लश्कर जंगी की और इनकी, यानी इसने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी हमारे मुल्क में अंदर ही से। और ऐसी तबाही मचाई कि हमारी फौज को कहना पड़ा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो मुल्क के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और आपको पता है सवाद चला गया, फाटक इलाका, सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान है बुनियाद, अफगानिस्तान में अमन होता है अज फसाद आसिया, अज कुशाद आसिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस पूरे खित्ते में अमन होगा। रूसियों को ये फिक्रमंदी है, चीनियों को ये फिक्रमंदी है, वहां बेचैनी होगी तो पूरा वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये है कि इंडिया चूंकि उसका हलीफ बन चुका है, इंडिया अगरचे बड़ी मार्केट है, उनका लेन देन है। इनके बाप का हमने दिया है पाकिस्तान, इनके हवाले किया है, इन भेड़ियों के हवाले। ये जो बन जाते हैं ना अफसरान बन जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये अफसरान जिनकी गर्दन में सरिया घुसा होता है, नीचे से सरिया जाता है गर्दन तक पहुंचा होता है इनको हमने बनाया, हमने बिठाया अपने सरों के ऊपर। ये हम कसूरवार है। हमारा वो हाल है कि हम 100 प्याज भी खाएंगे, 100 छितर भी खाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है, और बल्कि चाइना के लिए भी। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है, और उसमें यह कहा गया है कि जो तालिबान हैं उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, यानी कि TTP के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ हैं, एक बात। और दूसरा अलकायदा भी जो है वो भी अफगान तालिबान और TTP के साथ राब्ते में है। TTP जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो, मगर मैं इससे आगे जाऊंगा, तालिबान भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को, और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये KP के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है, वो आज तक वो कहते हैं। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नाउ, एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। से वो कंबल खींचने की कोशिश तो नहीं जो हमारे ऊपर इस वक्त एक डेटरेंस है एटमी प्रोग्राम की सूरत में, एटमी सलाहियत की सूरत में।
नमस्कार दोस्तों। अब टीटीपी है ना, ऐसा सरदर्द है पाकिस्तान के लिए जो कभी भी कोई भी टैबलेट लेने से उतरेगा नहीं। अब सबको पता है कि टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो एक है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान कई बार ऐसा कह देते हैं कि भी हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, और आप ऐसा मत सोचिए कि हम उनको कंट्रोल करते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम जो आपकी बात है वो पास कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारे कंट्रोल में है, जबकि रियलिटी ये है कि वो उनके कंट्रोल में है। यहाँ पर दूसरी एक और बात है कि टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान के साथ तो डेफिनेटली कांटेक्ट में है, अब उन्होंने ही तो क्रिएट किया है टीटीपी, लेकिन अलकायदा के साथ भी कनेक्शन में है। अब जब इस टाइप की सिचुएशन होती है ना, तो पाकिस्तान को डायरेक्टली कोई नुकसान हो ना हो, इनडायरेक्टली नुकसान तो डेफिनेटली होता है। कैसे कि पूरी दुनिया को पता चलता है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर ये तालिबान, टीटीपी, अलकायदा, ISIS ये सब कुछ चलता रहता है। भले ही ISIS मर चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसकी जो थिंकिंग है वो भी चल रही है। तो पता नहीं, मतलब ये जो जिन है ना, वो पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अलकायदा है, पाकिस्तानी तालिबान है, ये कोई मुख्तलिफ तरह के जानवर नहीं है, ये एक ही चीज है। अहमद रशीद ये कहते रहे हैं, ज्वाइंट एट द हिप। UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो ग्रोह हैं, वो जिनमें दाइश को भी उन्होंने शुमार किया है, कि उन इलाकों में सरगर्म हैं जहां पर अफगान तालिबान का होल्ड है। तो ये बात जो है वो काफी अलार्मिंग होगी। लेकिन आज ही CNN ने जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, TTP, उनके जो हेड हैं, उनका एक इंटरव्यू जो है वो नशर किया है और उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि उन्हें बड़ी खुशी है कि अफगान तालिबान एडवांस कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तानी रियासत के साथ है, और वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो साबिक फाटा के इलाके हैं, उनको वो उन पे कंट्रोल हासिल कर लें। मुर्तजा, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है ना कि इनको तालिबान की प्रोटेक्शन है, तालिबान इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से नहीं लेने के लिए तैयार। और बाय द वे, हम कब से गनी गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि आप एक्शन ले, और उनका यही एक्सक्यूज है कि नहीं वो बड़ी दूर है, हम नहीं वहां जा सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी लेवरेजिंग है, और ये बिल्कुल इससे कोई शक नहीं है कि TTP जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो। मगर मैं इससे आगे जाऊंगा, तालिबान भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को, और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये KP के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है, वो आज तक वो कहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि हमारा एक तो पुराना ईस्टर्न बॉर्डर जो था वो इंडिया, हम कहते हैं हम नहीं मानते इस बॉर्डर को, इसको अमेंड करें। उधर वो अफगानिस्तान वाले हमारा वेस्टर्न बॉर्डर नहीं मानते। अब सिचुएशन ये हो गई है कि दोनों तरफ से हॉस्टिलिटी है, तो वी आर इन अ वेरी नॉट अ गुड सिचुएशन। दोनों अनस्टेबल हो गए। अब कितनी आप फेंसिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे? एक LOC के ऊपर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोग मरते हैं, इधर से अब गुरिल्ला अटैक्स हो रही हैं, आपने फेंसिंग की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा ही कि अब अलकायदा ने और शायद अलकायदा के लोगों ने TTP के साथ मिलके ये चाइनीज के ऊपर जो अटैक किया, और अब चाइनीज भी जो हैं वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और एक नया सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात शुरू हो गई है। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नाउ, एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है, और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है, और बल्कि चाइना के लिए भी। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है, और उसमें यह कहा गया है कि जो तालिबान हैं उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, यानी कि TTP के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ हैं, एक बात। और दूसरा, अलकायदा भी जो है वो भी अफगान तालिबान और TTP के साथ राब्ते में है। दो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो समझने की हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो कि चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं, और वो भी अफगानिस्तान और जो चाइना का जो बॉर्डर है उस पर वो बैठे हुए हैं, एंड देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉर्डर से वो क्रॉस कर सकते हैं
और कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती हैं जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट जो है मुहैया कर रही है। दूसरा, पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी है कि क्या तालिबान जो है वो टीटीपी के साथ राब्ते में रहेंगे। अगर आपको याद हो, ये टीटीपी ही है जो पाकिस्तान पे इस वक्त हमले कर रही है। रिसेंटली भी जो चाइनीज़ पे हमले हुए, पाकिस्तानियों पे हमले हुए, हमारी फ़ौज पे जो हमले हो रहे हैं वो टीटीपी करवा रही है। तो क्या अगर अफगान तालिबान टीटीपी को रिफ्यूज देते हैं अफगानिस्तान के अंदर और उसके साथ साथ वो हमें भी जो है वो हमारे साथ भी राब्ते में है, तो हम किस तरह के तालिबान को मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं? और अगर ये सिचुएशन रही तो क्या चाइना के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के हमले हो सकते हैं? अगर होते हैं तो उसका क्या हल निकलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए चाइनीज परेशान है। और चाइनीज समझते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स को अगर पाकिस्तान में हमला किया जा रहा है, चलो वो तो पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए टीटीपी करती हैं या और ताकतें करती हैं, लेकिन अगर चाइना के सिंकियांग के अंदर हमले होते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि जो भी जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स होगी वहां सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, जो रिसेंटली दासू में वाकया हुआ था और उससे पहले क्वेटा में और उससे पहले जो बाकी वाकयात हुए थे, उसमें चाइनीज ने बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन पाकिस्तान पे गुस्सा किया है। जो नॉर्मली चाइनीज करते नहीं, उसकी वजह यही थी कि चाइनीज ने पाकिस्तानियों को और ये मैसेज दिया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारी पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट है, और अगर हम पाकिस्तान में हमारे जो इंजीनियर्स या जो वर्किंग क्लास है उसको मारा जाता है तो ये मैसेज आएगा जी पाकिस्तानियों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो हम इस तरह की जो चीज़ें हैं होने देंगे। उसके पास है, और टीटीपी क्योंकि हायर्ड गन है उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जिसको भी पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना हो, जिसको पाकिस्तान के खिलाफ एसेट्स के खिलाफ हमला करना हो, टीटीपी इज हायर्ड गन। उसको कोई भी इस खित्ते में आके जाए और उसको कहें जितने पैसे दे वो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, वो अफगानिस्तान में भी हमला करने की कोशिश करती है। सो टीटीपी होस्ट भी कर रही है, टीटीपी को होस्ट तालिबान कर रहे हैं, अलकायदा को भी होस्ट कर रहे हैं, और हम तालिबान से बात भी कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है इस पे अगर पाकिस्तान ने एक सख्त पोजीशन ना ली तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है ना कि अफगानिस्तान में हमला कर दें, हम तालिबान के ऊपर कोई सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें या अफगानिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर तो ऑलरेडी कोई नहीं है अफगानिस्तान में। जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको अफगानी मानते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं, सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हमें इंडिया करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैस क्रिएट हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। और चीन और पाकिस्तान जो है वो दोनों इस हवाले से परेशान है कि हम ना तालिबान को पूरा जोर डाल सकते हैं कि टीटीपी को अपने से हटाएं, पीछे करें, ना हम उनको ये फोर्स कर सकते हैं कि आप अलकायदा से हटाएं। वो बात तो हमारी हल्की फुल्की मान लेते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमसे वो कंबल खींचने की कोशिश तो नहीं जो हमारे ऊपर इस वक्त एक डेटरेंस है एटमी प्रोग्राम की सूरत में, एटमी सलाहियत की सूरत में। इस सारे तनाजुर के अंदर ये जो सारी सूरत हाल डेवलप कर रही है, मुझे तो ये गेम प्लान कुछ इस किस्म का लग रहा है कि पाकिस्तान में को एटमी सलाहियत से महरूम करने का एक मरतबा फिर कोई प्लान बना लिया गया है, और उस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है, इस सारे खेल को खेला जा रहा है, और जानबूझकर यहाँ पर एक अनरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर एक मज़मूम खेल खेला जा सके, और जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको थोड़ी सी आज़ादी दी जाए ताकि वो ये सही सूरत हाल लोगों तक पहुँचा सके, क्योंकि अनकन्फर्म्ड जो भी इतलात आ रही हैं, जो ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, उससे इबहाम पैदा होगा, और उस इबहाम का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान की फिक्र करें। बड़ी इम्पोर्टेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। चाइना नहीं करता, इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसकी तारीफ ही तो उन्होंने की है, और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त। और ये इमरान खान ने, भारत जो है वो इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है, और इस हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये कहा है
कि हाँ जी, हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो इस खित्ते में इमर्ज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो गारंटीज देने की पोजीशन में है, वो एक माहौल ज़रूर पैदा कर रहा है, लेकिन वो साथ-साथ जिसे कहते हैं ना कि अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम कर भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रैंकली, वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रीसेंट विजिट, ट्रेड में ये लोग चाइना के मोहताज हैं और पैंडेमिक के दौरान ही वेस्ट ने डिसाइड कर लिया था कि चाइना को अब इतना ज़्यादा हमने छूट दी है वो ख़त्म करनी होगी और चाइना से ट्रेड को मिनिमाइज करना होगा। कौन है अल्टरनेट? अब चाइना नहीं तो कौन? तो यही इंडिया है कि इंडिया के पास स्किल की नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर दो बातें हो रही है। एक तो इंडियंस जहाँ पर रहते हैं वहाँ की ज़मीन से वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और वहाँ के वफादार रहते हैं, भले ही उनके मन में वो इंडिया होता है और हमेशा रहेगा। अगर मान लीजिए कि 4 पीढ़ी भी यहाँ पर बीत जाती है फिर भी इंडिया हमेशा वहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर है कि भाई जहाँ पर रहेंगे इंडियंस वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। मतलब इतनी हद तक करेंगे कि वहाँ के नागरिक भी सोचेंगे कि भाई इस लेवल का तो हम भी फॉलो नहीं करते। और यहाँ पर दूसरी बात हो रही है कि यूएन की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में। अब कौन सा ऐसा कंट्री है जो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा? ठीक है, अमेरिका है तो वो नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत है, अपोज नहीं करेगा। मतलब फ्रांस, यूके, रशिया, अब आखिरी कंट्री बचता है चाइना। अब चाइना के पास भी, चाइना नहीं चाहता कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बने, लेकिन ज़रा सोचिए कि चाइना के पास ऑप्शन है क्या? वो कौन सा बॉक्स है जहाँ पर टिक होता है कि वो कहे कि भाई इंडिया इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में ठीक नहीं है, इसीलिए उसको मेंबर नहीं बनाया जा सकता। कोई भी नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। चाइना नहीं करता। इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसकी तारीफ ही तो उन्होंने की है। और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त। और ये इमरान खान ने कहा है। सर हमारे यहाँ देखो, हम कोशिश करते हैं कि हम कभी अरब हो जाएं, पाकिस्तान को हम तुर्किश हो जाए सर, पाकिस्तान कहते हैं। मैंने पाकिस्तान, मैं आया हुआ था लाहौर, मैं कहा यार है पाकिस्तान केड़ा मुल्क है? उन्होंने कहा जी कोई मुल्क नहीं, ये पाकिस्तान, क्योंकि अरबी में पे नहीं है ना, बे है, तो इन्होंने पाकिस्तान करना शुरू कर दिया यार। सर गाड़ियों पे नंबर प्लेट्स बन गई थी उसी की मैं बात कर रहा हूँ ना। मैंने एक दिन देखा लाहौर के अंदर बार बार पाकिस्तान, मैं क्या पाकिस्तान केड़ा है भाई, केड़ा मुल्क आया है? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान हो गए हैं, हम पाकिस्तान नहीं रहे। मैंने कहा वो क्यों? कि जी अरबी में पे नहीं है तो वो बे है। तो ये हमारा हाल है यार। रहते आप यहाँ हैं, आप अपने आप को अरब मानते हैं, अरब आपको वो क्या कहते हैं, मस्कीन समझते हैं। हमारी तो कोई स्टैंडिंग नहीं। भारत जो है वो इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। और इस हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो इस खित्ते में इमर्ज कर सकते हैं। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द इंडियन ओशन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और पैसिफिक ओशन के लिए, क्योंकि अमेरिकन जो है वो इंडिया के रोल को प्रॉप अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था एक ही ऐसा मुल्क है जो कि जो है वो इस तरह ये चीज कर सकता है। जाहिर बात है एक पूरा डिस्कोर्स है जो नया मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से इस खित्ते में आया है। गो के क्वाड एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेरिकन की पुश है कि ये जो अभी भी जो 2+2 इनके हो रहे हैं उसमें एक ही पुश है कि इंडिया को जो है वो हेल्प करें ताकि वो इस पोजीशन में आए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये बार बार कह चुके हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ाते हैं, उसके लिए उनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
पाकिस्तान को तो जाहिर बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें तो इंडिया जो है इस वक्त कहीं से कुछ वेपन्स नहीं खरीदने दे रहा। रिसोर्सेज की भी कमी है। अगर आपने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग देखा हो तो जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जर्मनी ने हमें कुछ सबमरीन्स देनी थी, कुछ पार्ट्स थे वो नहीं दिए, फ्रांस भी इसी तरह नहीं देता, अमेरिका नहीं देता, क्योंकि इंडिया का इतना प्रेशर है कि वो कह रहे हैं जी कि हम जो है उनको दे सकते हैं, आपको नहीं दे सकते। और ये जो चीज़ें हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हैं, लेकिन एज ए इस खित्ते में जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस थे तो वहां पर ज्यादातर इंडो पैसिफिक पे बात हुई, वहां पे यूक्रेन पे भी उस तरह बात नहीं हुई। ठीक है जी, कि इंडो भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रैंकली वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिसेंट विजिट, पैसे लेकर या किसी और कंट्री से पैसे लेकर अपना इकोनॉमी का पहिया रन नहीं करता, वो कारोबार करता है दुनिया के साथ और उसको देखता है कि उससे मुझे क्या फायदा। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी डील हुई है और वो हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच डील साइन हुई है और वो है $10.5 बिलियन ग्रीन डेवलपमेंट डील। और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज है और $10.5 बिलियन ये बनते हैं। और इसको ये जो एड है ये 2030 तक है टू बूस्ट द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी। अब जारी बात है इंडिया ने ये ठान ली है कि हमने फ्रांस के साथ मिलकर काम करना है और उनको इस चीज का पता है कि हम इंडो पैसिफिक में जो चीजें हैं वो देखनी है। तो अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मदद लेनी है तो उनको भी जरूरत है उसकी, इंडिया की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन इसमें साथ ये भी आता है कि ये जितने भी ममालिक हैं अगर आप इनको देखें ये सारे के सारे दे बैंक ऑन इट। ट्रेड में ये लोग चाइना के मोहताज हैं और पैंडेमिक के दौरान ही वेस्ट ने डिसाइड कर लिया था कि चाइना को अब इतना ज़्यादा हमने छूट दी है वो ख़त्म करनी होगी और चाइना से ट्रेड को मिनिमाइज करना होगा। कौन है अल्टरनेट? आपको याद होगा एप्पल के टिम कुक ने आज से 3-4 साल पहले एक बयान दिया था कि क्यों हम चाइना में अपने यूनिट्स लगाते हैं जैसे एप्पल का लगाया। वो इसलिए कि हमें चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर स्किल्ड के लोग एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा तादाद में। आपको किस दुनिया के दूसरे मुल्कों में उस एक पर्टिकुलर स्किल के 10-20 लोग तो एक जगह मिल जाएंगे, हजारों सैकड़ों नहीं मिलेंगे। वो चाइना में मिलते हैं। अब चाइना नहीं तो कौन? तो यही इंडिया है कि इंडिया के पास स्किल की पुश इंडिया जो है उसने कहा है देखो अमन के लिए हमें आगे कर दो, वी विल टॉक टू बोथ साइड्स के ये जंग खत्म हो जाती है, लेकिन आपके सैंक्शंस में हम ज्वाइन कर लें जबकि रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। वाई शुड बी कि हमारे सबसे डिपेंडेबल एलाई के खिलाफ हम ओपन किस तरह हम हाँ जंग के खिलाफ हम हैं। और उन्होंने कई दफा ये कहा भी है कि द वॉर शुड कम टू एन एंड। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में उसके बाद बहस हुई है ना, मैं इंडिया के वो फॉलो करता रहता हूँ। जी बिल्कुल। तो इंडिया की मजबूरी भी देखें कि वो इनके सारे ज्वाइन कर ले, रूस इसके खिलाफ हो जाए, कल को कोई पता नहीं है अमेरिका और रूस फिर किसी मामले में इकट्ठे हो जाए। और सर एक इंडियन दोस्त बता रहे थे कि भाई हमें तो रशिया आजमाया हुआ है हमारा, लेकिन अमेरिका नहीं आजमाया हुआ, तो कहते हैं हम कैसे ट्रस्ट कर ले। ये एक बहुत बड़ी बात है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो है ना रिक्वेस्ट हैं वो जारी बात है वो अमेरिका से आ रही हैं और अभी नहीं ये पुरानी आ रही है। मतलब 2009 में अमेरिका के उस वक्त के जो डिफेंस सेक्रेटरी होते थे रॉबर्ट गेट्स, उन्होंने कहा था कि इंडिया शुड बी द नेट सिक्योरिटी। अब ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला खाता है इसमें वॉशिंगटन जो है वो दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन इंडिया कि क्या इंडिया जो है वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। अगर आप इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन देखें कि वो जहां पे बैठे हुए हैं, एक तरफ इंडियन ओशन भी लगता है, एक तरफ पैसिफिक भी उनके करीब ही है। अब इसमें देखना यह है कि क्या वाकई इंडिया इस पोजीशन में है या ये कर सकता है। अगर आप नरेंद्र मोदी साहब को सुने तो वो तो कहते हैं जी गल ही कोई नहीं, हम तो ये कर लेंगे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज करना।